नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो कल किरण बेदी ने बीजेपी का दामन थामा और आज साजिया इल्मी मोदी के साथ चल पड़ी। दिल्ली की राजनीति में पिछले 2 दिनों में 2 बड़े बदलाव देखने को मिले। एक और जहां केजरीवाल के पुराने साथी ही उनके खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, वहीं बीजेपी को लगता है अपने पुराने साथियों पर भरोसा नहीं, इसीलिए दनादन पैराशूट लैंडिंग हो रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी पार्टी से बाहर के चेहरों पर दांव लगाती नजर आ रही है। आज किरण बेदी ने बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह संकेत भी दे दिया कि वही यहां बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार हैं। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यही, क्या किरण बेदी बीजेपी की अघोषित सीएम कैंडिडेट हैं? कहीं ऐसा तो नहीं दिल्ली बीजेपी में कलह की वजह बनेंगे अन्ना के पुराने साथी? और सवाल यह भी, क्या साजिया दिल्ली में बीजेपी को दिला पाएंगी मुस्लिम वोट? तमाम सवालों पर चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली दिल है देश का। हम प्रार्थना करते ईश्वर से हमें ताकत दे, हमें मार्गदर्शन दे, हमें आशीर्वाद दे, हम वाकई में दिल्ली को देश का दिल बनाएं, सुरक्षित दिल बनाएं, स्वच्छ दिल बनाएं। मैं अपने आप से पूछती हूँ, हाँ किसने कराई? ये सोच मेरी बदली कैसे? आपको बताती सोच बदली कैसे। प्रभात जी ने बताया सोच मेरी बदली जब मैं बार बार अपने नरेंद्र मोदी जी को सुनती थी, बार बार हो जाती थी। मैं सोचती थी शुक्र है किसी को नेता मिला। जिस तरीके से वो बात कहते थे, जिस तरीके से जोड़ते थे और जिस तरीके से बाद में भी बात कर रहे हैं, क्या लीडरशिप की क्वालिटीज है। आज उन्होंने उसने मुझे इंस्पायर किया कि यही तो लीडरशिप क्वालिटीज थोड़ी सी मेरे में भी थी। मैं डीजी होऊंगा तो सिविल डिफेंस रहती। मैंने हजारों लड़कियों लड़कों को एक येलो शर्ट पहना के उसमें लिखा था येलो अलर्ट, और उनको सेल्फ डिफेंस में ट्रेन किया, पेट्रोलिंग के लिए, बस स्टॉप्स के लिए, बस स्टेशन के लिए, बस रूट्स के लिए, महिला सिक्योरिटी के लिए। वो बिखरा हुआ है, वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के अधीन आता है सिविल डिफेंस, वो वापस लाया जाएगा। आइए वापस, वो सारा वापस आइए। तो सबसे बड़ा सवाल में आज तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे। मेरे साथ कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता जुड़ेंगे। आम आदमी पार्टी से मेरे साथ आशीष खेतान भी मौजूद होंगे और कांग्रेस के नरेंद्र नाथ भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन पहला कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगा। सुकेश रंजन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारे इनपुट एडिटर। सुकेश, कुल मिलाकर अगर आज भी किरण बेदी के भाषण पर गौर करें तो खुद को उन्होंने सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है, बीजेपी घोषित करे ना करे। बिल्कुल, आज का उनका भाषण यह दिखाता है कि वही फेस हैं, वही सीएम पद की उम्मीदवार हैं। अगर उसके आगे की क्लिप हम दिखाएं जो वो भाषण दे रही थी, तो उसमें तो वो सेक्रेटेरिएट की बात कर रही है कि दिल्ली में सीएम का एक सेक्रेटेरिएट होगा, वो उनके साथ चलेगा, एक दिन जनता से मिलने का समय होगा। ये वो तब बोला जाता है जब कोई आदमी को कहीं से कोई कॉन्फिडेंस मिल रहा हो, कहीं से कोई अश्योरेंस मिल रहा हो। ये अश्योरेंस उनको मिला है कल नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, ऐसा लगता है, क्योंकि वो ऑफ द कफ बोल जाएंगे ऐसा नहीं है। उनको ये मैंडेट मिला है शायद। कल जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, मैं कल भी कह रहा था कि अरुण जेटली का उनकी बगल में बैठना, अरुण जेटली इस बात के समर्थक नहीं माने जाते थे कि उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए। ये पिछले कुछ महीनों की बात मैं बता रहा हूं, लेकिन अरुण जेटली को बिठाकर, अमित शाह से उनका स्वागत करवाकर, हर्षवर्धन को बगल में बिठा के ये एक मैसेज देने की कोशिश थी कि शी हैज अराइव्ड इन बीजेपी। और वो अरविंद केजरीवाल का जवाब है। ये बड़ा ट्रिकी सवाल था कि क्या वो सीएम पद की उम्मीदवार होगी। आज ये बोलकर उन्होंने कम से कम ये साबित कर दिया कि वो दिल्ली में बीजेपी का चेहरा है। या तो वो अघोषित उम्मीदवार होगी या घोषित तौर पे होगी। अब डिबेट और चर्चा इसके बीच। बिल्कुल, सुकेश, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है जो आप कह रहे हैं, उसी में मैं जोड़ रहा हूं। ऐसा लगता है कि जब सीएम को लेकर बात बन गई तभी वो बीजेपी में आई भी हैं, क्योंकि एक जगह उन्होंने ये बात भी कही कि मेरे पास डॉक्टर हर्षवर्धन भी एक बार आए थे बीजेपी ज्वाइन करवाने के लिए, मैंने उन्हें चाय पिलाकर भेज दिया था। इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? इसका ये मतलब लगाया जाएगा कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की सुनती है, वो नरेंद्र मोदी के कहने पे आई है, वो एक अश्योरेंस के साथ आई है, वो एक मैंडेट के साथ आई है। ये बहुत ही क्लियर कट उन्होंने अंडरलाइन कर दिया है। मैंने कहा ना कि जिस तरीके से हर्षवर्धन को चाय पिलाकर वापस भेज देना, बाकी नेताओं ने भी उनसे गुजारिश की लेकिन वो कभी उनकी सुनी नहीं। उन्होंने नरेंद्र मोदी से वो बहुत प्रभावित हैं, ये वो दिखाने की कोशिश करती हैं। कल भी पार्टी ज्वाइन करने के पहले उन्होंने कहा कि मैं और अमित भाई उनके यहां से ही आ रहे हैं, और इतना व्यस्त समय में से उन्होंने समय निकाला। इसका मतलब ये है कि उनके लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ रोल एक ढूंढ रखा था। और अब ऐसा जब लगा कि अरविंद केजरीवाल की काट के तौर पर किरण बेदी दिल्ली में हो सकती है, जो अर्बन वोटर को बहुत पसंद है, जो एक
कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करती हैं, उनका चेहरा जो है वो अर्बन मिडिल क्लास से लेकर मिडिल क्लास तक के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है, तब उनको आगे लेकर आई है बीजेपी और उनके लिए एक रोल देखती है। क्या रोल देखती है वो उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया। 19 तारीख को जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, मैं एक और बात बता दूं, पार्लियामेंट्री बोर्ड है 19 तारीख को, और ये बोर्ड ही ये फैसला करता है कि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनेगा कि नहीं, घोषित होगा कि नहीं, होगा तो कौन होगा। तो मुझे लगता है कि 19 तारीख को इस पे एक औपचारिक फैसला जो है वो हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। चलिए सुकेश, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। इस बीच अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। दिल्ली में उम्मीदवार कौन कौन होंगे और उसमें एक महत्वपूर्ण नाम है किरण वालिया का, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। अब अपने दर्शकों को जरा सुनवाते हैं किरण बेदी की अगर हम बात करें, क्या कुछ और अहम बातें उन्होंने आज कही हैं, जरा सुनिए उनके भाषण का एक और अंश। तो कोई दिक्कत आ रही है, कुछ देर के बाद आपको सुनवाएंगे। मेरे साथ विजेंद्र गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आप जुड़ चुके हैं। नरेंद्र नाथ जी भी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता। विजेंद्र गुप्ता जी, पहला सवाल आपसे ही है, अगर मेरी आवाज आप तक आ पा रही हो। आज वो दृश्य हम लोग देख रहे थे पार्टी दफ्तर में, जो मंच पर आप तमाम लोग अग्रिम पंक्ति के जितने नेता हैं बीजेपी के दिल्ली में, विजय गोयल हो, मीनाक्षी लेखी हो, डॉक्टर हर्षवर्धन हो, जगदीश मुखी हो, विजय मल्होत्रा हो, सतीश उपाध्याय हो या आप हो, आप तमाम लोग बैठे हुए थे चुपचाप। किरण बेदी ने खुद को सीएम के तौर पर रख दिया सामने। ये पैराशूट लैंडिंग का कल्चर अब आपके यहां भी शुरू हो गया सर। अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से लोग प्रभावित हो रहे हैं। सर पार्टी की ओर आकर्षित हो तो कोई बात है। जी जी विजेंद्र जी, पार्टी की ओर आकर्षित हो तो कोई बात है। यहाँ तो सीधे लग रहा है कि मुख्यमंत्री पद की ओर आकर्षित हुई हैं किरण बेदी जी, क्योंकि उन्होंने इशारों में कई बातें कही। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि डॉक्टर हर्षवर्धन भी मुझे चाहते थे बीजेपी ज्वाइन करवाना, उन्हें चाय पिलाकर मैंने भेज दिया था। ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ सीएम पद पर उनकी बात बनी है तब आई है आपके पार्टी में। मैं आपको दो बात स्पष्ट कर दूं। बोलिए सर। जो उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन की बात कही है, ये उस समय की बात है जब दिल्ली में कोई चुनाव की सुगबुगाहट भी नहीं थी, और ये बात कोई 7-8 महीने पुरानी बात है, कोई आज की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से उनके रिश्ते हमेशा बहुत मधुर रहे हैं किरण बेदी जी के। सर वो हमेशा मोदी जी की प्रशंसक रही हैं। विजेंद्र जी, रिश्ते मजबूत होना दूसरी बात है। चलिए मैं आप ही की बात कर लेता हूँ। इनसे सवाल पूछिए ना। हाँ आप पूछिएगा सवाल, लेकिन विजेंद्र जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आप ही की बात चलिए कर लेता हूँ। पार्षद से लेकर सांसद तक का आपने चुनाव लड़ लिया, जमीन पर भी आपने बहुत राजनीति की, तमाम संघर्ष किया। ऐसे ही कई और नेता आपकी पार्टी में है, दशकों तक पार्टी के लिए संघर्ष करते रहे। वो तमाम नाम पीछे क्यों हो गए? एकाएक किरण बेदी ऊपर से आकर पैराशूट लैंडिंग उनकी हो गई। क्या ये बात आप लोगों को नागवार नहीं गुजरती है? मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, हम सब लोग बहुत ज्यादा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। हम एक विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं और वास्तविकता पदों की होड़ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। और इसीलिए पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक नेता ने इसको वेलकम किया है, क्योंकि हमको लगता है कि हमें दिल्ली को जब कहा जा रहा है कि मोदी साहब से ही बात हो गई तो विकल्प क्या था कि आप विकल्प नहीं करते? सुकेश कुछ पूछना चाह रहे थे बहुत देर से, सुकेश रंजन। नहीं विजयन जी, मुख्यमंत्री के तौर पे किरण बेदी आपको मंजूर है ना? अब ये पूछना बेमानी है कि वो क्या होंगी नहीं होगी, वो मंजूर है ना? मैं इतना कह सकता हूं, जो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा, हमको अपने नेताओं पर पूरा विश्वास है। हमें उनके विचार विमर्श के बाद जो भी निर्णय होगा उस पर पूरा विश्वास है। और इसलिए हमें अपने बड़े नेताओं पर, श्री नरेंद्र मोदी जी पर, श्री अमित शाह जी पर, श्री राजनाथ सिंह जी पर, श्री अरुण जेटली जी पर, श्रीमती सुषमा स्वराज जी पर, ठीक है, पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड पर पूरा विश्वास है। और विश्वास अगर नहीं है सिर्फ, तो विजय गोयल पे नहीं है, मीनाक्षी लेखी पर नहीं है, डॉक्टर हर्षवर्धन पर नहीं है, जगदीश मुखी पर नहीं है, विजय मल्होत्रा पर नहीं है, सतीश उपाध्याय पर नहीं है, विजेंद्र गुप्ता पर नहीं है। इसका तो यही मतलब निकाला जाएगा। देखिए, हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और पार्टी का नेतृत्व भी करते हैं। अच्छा। और आज जिस दौर से देश गुजर रहा था, इनकी मजबूरी से देश में अब करवट ली है, विकास की ओर ये देश आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर ये जरूरी है कि पूरी पार्टी एक मुश्त होकर
भारतीय जनता पार्टी की 5वीं लगातार विजय को आगे बढ़ाए और दिल्ली में प्रचंड बहुमत से हम लोग जीते और सरकार बनाए। ठीक है। मैं दर्शकों को जरा सुनवाता हूँ किरण बेदी के भाषण का वो अंश। उसको जब आप सुनेंगे तो आप सहज अंदाजा लगा लेंगे कि ऐसा लग रहा है कि किरण बेदी को यह कह दिया गया है कि सरकार बनी तो आप ही मुख्यमंत्री होंगी। उनके भाषण को जरा सुनिए गौर से। जब मैं डीसीपी ट्रैफिक थी, सुबह 8 बजे निकलती थी, किसी क्षेत्र को पता नहीं होता था मैंने किधर जाना है। स्टाफ पहले आया होता था और काम कर चुका होता था। जब हमारी सरकार बनेगी तो हमें ईश्वर कृपा को करेंगे। सुबह 9 बजे सब, और ये मैं प्रधानमंत्री जी को बता चुकी हूँ। ये प्रधानमंत्री जी को मैंने बता दिया है कि प्रधानमंत्री जी हम ये करेंगे। उनका जरूर करो। क्या है? सुबह 9 बजे सिर्फ मैं नहीं निकलूंगी किसी थाने या किसी स्कूल में या किसी डिस्पेंसरी में, किसी अस्पताल में। तो आप ऐसे मत बोलो। मैं नहीं, सारे सेक्रेटरी भी निकलेंगे, तमाम सेक्रेटरी IAS वाले सब निकलेंगे। वो भी अपने क्षेत्र में जाएंगे। अगर हेल्थ सेक्रेटरी तो हेल्थ में जाएगा, एजुकेशन तो स्कूल में जाएगा, कुछ जहाँ जगह है, फूड एंड सप्लाई है तो फूड में जाएगा, वाटर है तो जल बोर्ड में जाके काम देगा। रोज सुबह 9 बजे वहां जाएगा। चलिए, तो किरण बेदी ये मान बैठी हैं कि वही मुख्यमंत्री बन रही हैं। उनके भाषण से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। आशीष खेतान, क्या करेंगे आप लोग? अरविंद केजरीवाल साहब क्या करेंगे अब? देखिए, इस चुनाव का मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी भी मान चुकी है, कांग्रेस भी मान चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एजेंडा है। आम आदमी पार्टी जब कहती है कि हम बिजली के दाम 50% कम करेंगे, घर घर पानी पहुंचाएंगे, युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करेंगे, स्कूल ठीक करेंगे, सरकारी स्कूल ऐसे बोला था भैया आप लोगों ने ठीक करेंगे। हम पिछले कई महीनों से सिर्फ एजेंडे पे बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हर बार हर मोर्चे पर विफल रही है। वो एजेंडे की बात मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आप देना नहीं चाह रहे लगता है। मैं कह रहा हूं कि आपके एजेंडे को डिरेल करने के लिए किरण बेदी आ गई है। पता किरण बेदी का भाषण आपने सुना नहीं लगता है, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा वो नहीं बता पाए। और भारतीय जनता पार्टी का जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है, उस पर हम सवाल उठाते रहे कि देखिए पूर्णतः एमसीडी करप्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 सालों में एमसीडी में जो करप्शन किया है उसका भी हिसाब होना चाहिए। और पिछले 8 वो बातें तो आप तमाम बातें कह रहे हैं, शासन लगा, लेकिन अब किरण बेदी आ गई है, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आशीष, बिजली के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के आशीष, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? क्या किया और हमने 49 दिनों में क्या किया? हम इस चुनाव में सिर्फ ये एजेंडा लेकर उतर रहे हैं। लगता है मेरी आवाज नहीं जा पा रही आशीष खेतान तक। मेरे सवाल का जवाब वो नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र नाथ, कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। नरेंद्र जी, किसी पार्टी से कोई जा रहा है, किसी पार्टी में कोई आ रहा है, आपके यहाँ क्या हो रहा है? बड़ी खामोशी है, बहुत सन्नाटा पस रहा है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है अभी भी, और आप ये दोनों एक ही है। आम आदमी से निकल के जाता है तो बीजेपी में, बीजेपी से निकल के जाता है तो आम आदमी में जाता है। लेकिन मैं किरण बेदी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जी बोलिए। कि किरण बेदी वो भूल गए शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता कि जब दिल्ली के वकीलों के ऊपर अत्याचार किया था और 6 महीने तक स्ट्राइक चली थी और उसके बाद एक आयोग का गठन हुआ था और जिसमें यह कहा गया था कि कभी भी किरण बेदी को कोई सेंसिटिव पोस्ट ना दी जाए, ये सेंसिटिव पोस्ट के काबिल ये लेडी नहीं है। ये आयोग की एक रीडिंग थी, आयोग का एक कर था। किरण बेदी से आप क्यों डर गए? भारतीय जनता पार्टी, ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, एक मिनट नरेंद्र नाथ जी, कहीं कोई घबराहट आपके मन में भी तो नहीं है किरण बेदी को लेकर? कि जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो दिल्ली के नेता है, सारे दुखी हैं अंदर से। वो नहीं चाहते कि किरण बेदी को प्रोजेक्ट किया जाए सीएम के रूप में। क्यों? आज वो इतने साल से दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं। लेकिन विजेंद्र जी तो मुस्कुरा रहे हैं, वो इसके आप कह रहे हैं कि दुखी हैं, विजेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। और विजेंद्र जी कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई विकल्प आप लोगों के पास है नहीं, सिवाय मुस्कुराने के और देखते रहने के कोई विकल्प नहीं आप लोगों के पास? ठीक है, प्रधानमंत्री हैं देश के विजेंद्र गुप्ता जी, ठीक है। नरेंद्र जी, आपकी बात हो गई। दिल्ली के मुझे तो अखिलेश कहता हूँ, उनके लिए शायद ये बहुत शर्म की बात है। मुझे तो पूछा नहीं जा रहा अपनी पार्टी में। मैं तो कहता हूँ सर, हो गई आपकी बात, 1 मिनट। हमारे बड़े नरेंद्र जी सुन लीजिए, विजेंद्र गुप्ता रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और विजेंद्र गुप्ता जी कर सकते क्यों? वो कहते हैं नरेंद्र जी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? तुम्हें खीर मिल रही है इसलिए तुम इतनी बात। दूसरे गेस्ट को भी सुन लीजिए, विजेंद्र गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं। अखिलेश जी, एक तो मैं अभी डॉक्टर नरेंद्र नाथ को सुन रहा था तो इनकी बातों से फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है।
इनकी बातों में एक झल्लाहट नजर आ रही है, फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं, और इनकी बातों में घबराहट। सुनो, खुद चुनाव कांग्रेस जब आपने जब आपने कहा, इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तो आपने कहा अभी भी, तो इसका इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो सवाल ये है कि कांग्रेस जो है अभी भी भूतकाल में जी रही है। पार्टी है, वही जवाब कहते हैं कि हम अंग्रेजों के जमाने के आज बता रहे हैं जेलर है, चुनाव जीत के आएंगे, हमारी स्थिति है। तो कांग्रेस जो है छोटी पार्टी में ना जाए, नहीं तो फिर लोकसभा में क्या कांग्रेस पर भी बात हो जाएगी। अरे बोलने तो दीजिए। बोलिए विजेंद्र जी, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए आप। अरे हमारी कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और बड़ी ही रहेगी। चचुंदर की तरह आपस में लड़ रहे हो, हम नहीं लड़ रहे। अच्छा, बहुत बड़ी पार्टी है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पूरी दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस की जो स्थिति है, उस पर हमारा इतना ही कहना है कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं कि ये दोनों एक ही लेकिन एक बात आप समझा नहीं पा रहे विजेंद्र जी, ठीक है दूसरे तीसरे नंबर पर लड़ रहे हैं, आप जीत रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि जो आपके जमे जमाए चेहरे दिल्ली में हैं, उन पर आपको भरोसा नहीं है, बाहर से आप लोगों को ला रहे हैं, वो भी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद। विजेंद्र जी, क्या मजबूरी है ऐसी? ये आप नहीं फैसला करेंगे, ये नरेंद्र जी आपकी बात हो गई सर। अखिलेश जी, एक बात बड़ी स्पष्ट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस आधार पर ये सारी बातें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला सामूहिक है। ये कोई फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं है। नहीं, लेकिन किरण बेदी तो ये कह रही के स्वर एक है। अच्छा, सामूहिक निर्णय ये सिर्फ नरेंद्र जी। मैं चाहूंगा इस पर थोड़ी सफाई में ले लेता हूँ। सुकेश मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, हमारे इनपुट एडिटर है सुकेश। लेकिन किरण बेदी को भाषण अगर नए लोग पार्टी में आ रहे हैं, अगर उस भाषण को सुकेश हम सुने, कहीं से आप फैसला है, कई बार उन्होंने इशारों में कह दिया कि मोदी साहब का वरद हस्त है उनके ऊपर। नहीं, विजय जी जब मुस्कुरा रहे थे तो उन्होंने बाकायदा ये तक कह दिया कि कब कैसे निकलेंगे जांच के लिए, और कैबिनेट वैबिनेट को लेकर तमाम तरह की बातें। चर्चा हो गई, इस पे चर्चा हो गई कि वो अघोषित उम्मीदवार हैं। 19 तारीख को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, हो सकता है उसमें घोषणा हो जाए, और नहीं तो एक पब्लिसिटी होगी, माउथ पब्लिसिटी, कि यही उम्मीदवार है। जब विजेंद्र जी इस बात को सुनकर मुस्कुरा रहे थे कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है कि नहीं, इनके यहाँ बहुत आपस में सिर्फ फुटौल है, तो विजेंद्र जी मुस्कुराने लगे। तो मुझे लगा मैं इनसे पूछूं कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जगजीत सिंह की गजल है ना कि इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। विजेंद्र जी, प्राइवेटली अगर किसी नेता से बात की जाए तो वो सब ये बात मानते हैं कि ऊपर से ऐसे थोप दिया जाएगा, हमारी स्ट्रक्चर्ड पार्टी है, आखिर क्या होगा। लेकिन जिन परिस्थितियों में लाया गया है, आपको भी ये मालूम है कि आपके पास कोई चेहरा नहीं था, तो ये कम से कम ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है आप सबके ऊपर कि आपको आम आदमी पार्टी की से मतलब उस आंदोलन से जुड़ी हुई एक ऐसी महिला को लाना पड़ा जिसको लाने के हक में बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्शन के साथ नहीं थे, और उन्होंने खुद को प्रोजेक्ट कर लिया है। अब आपने आत्मसात कर लिया कि आपके पास सही में कोई चेहरा नहीं था, ये बात तो सच है ना। विजेंद्र जी जवाब दीजिए। सुकेश जी, मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास 1 दर्जन बड़े नेता हैं। इसके बाद तो मैं भी कह रहा हूँ, सांसद हमारे, मैं भी कह रहा हूँ, या आप भूलिए मत। एक सेकंड, फिर आप जो बात कह रहे हैं, दर्जन नेता है, नहीं है जा रहा किसी को भी। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली में, चाहे वो नगर निगम का चुनाव रहा, एक सेकंड, नगर निगम का चुनाव हो, तीनों नगर निगम हमने जीती। उसके बाद विधानसभा के चुनाव में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में हमने 7 लोकसभा की सीटें जीती, देश में सरकार बनाई। और अब लेकिन दिल्ली में आपको किरण बेदी के तौर पर एक चेहरा मिला, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कोई चेहरा आपको नहीं मिल पाया। विजेंद्र जी, आशीष खेतान जी, बहुत दिनों से आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे थे कि कौन है चेहरा। किरण बेदी आ गई, क्या करेंगे वो आप लोग? पार्टी ने, आशीष खेतान जी से मेरा सवाल है, जो भी हमारी पार्टी की लीडरशिप आशीष खेतान जी सवाल है सर, हम उसके साथ हैं। हम सब अपनी पार्टी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है हमको। ठीक है, जो भी फैसला पार्टी का नेतृत्व लेगा, पार्टी का एक कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा है। विजेंद्र जी, आपकी मजबूरी है। आशीष खेतान के पास आपकी मजबूरी है जो आप कह रहे हैं। हाँ, क्या? हाँ, नरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपकी क्या मजबूरी है, आप डॉक्टर ये बताइए। मजबूरी है जो ये कह रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए मजबूरी है, ये लाचार बेचारे कुछ कर नहीं सकते। कांग्रेस की जो ऊपर से पैराशूट से थोप दिए गए, वो थोप दिए गए, क्या करेंगे इसमें?
ये कह रहे हैं हमारे में 1 दर्जन नेता है। भैया अगर 1 दर्जन नेता है, चलिए इस सवाल जवाब के बीच में जब मेरे साथ आशीष खेतान जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी का कोई नेता मौजूद होगा, उनसे भी कुछ सवाल मैं पूछूंगा। लेकिन सुकेश, एक मिनट पहले मैं बता दूं दर्शकों को, एक नया ट्वीट आया है अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाने के लिए लड़ रहा हूं और पूरी बीजेपी मुझे हराने के लिए चुनाव लड़ रही है। विजेंद्र जी देखिए, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल साहब ने आप लोगों को प्रहार कर दिया है। वाकई ऐसा लग रहा है कि आप लोग की पूरी रणनीति, पूरा फोकस इस पर है कि कैसे अरविंद केजरीवाल सत्ता में ना आने पाए दिल्ली में, और इसके लिए आप तमाम रणनीतियां अपना रहे हैं, चाहे आपको साजिया इल्मी को पार्टी में लाना पड़े या किरण बेदी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना पड़े। देखिए ये लोकतंत्र है, हर पार्टी अपने चुनाव का एजेंडा सामने लेकर आती है। आम आदमी पार्टी भी जब केजरीवाल वाराणसी गए थे तो वो मोदी जी वो ये कहकर गए थे कि हमको मोदी जी को हराना है जी, ये बात समझ लीजिए। इसलिए इस तरह का उलझुल प्रचार ना करें। मैं उनको इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर काम कर रही है, अच्छा अपने मिशन को आगे बढ़ा रही है और दिल्ली का विकास करना। मिशन को आगे बढ़ाइए विजेंद्र जी। सुकेश से मैं सवाल देता हूं। ठीक है, जब जनता वोट डालेगी तभी फैसला होगा। सुकेश मुझे याद है, एक मिनट फैसला नहीं होगा। एक मिनट नरेंद्र जी, सुकेश रंजन से मेरा सवाल है, मेरे साथ मेरे इनपुट एडिटर भी बने हुए हैं चर्चा में। सुकेश, मुझे याद है एक बयान दिया था जब उन्होंने, किरण बेदी ने, उन्होंने यहां तक कहा था, साजिया इल्मी की मैं बात कर रहा हूं, किरण बेदी ने, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मोदी की जो आलोचक थी उस जमाने में, एक बयान उनका था कि मोदी की निजी जिंदगी में झांकते उन्होंने कहा था कि जनरल साहब से गाजियाबाद में उन्होंने सवाल पूछा था कि पहले ये बताएं कि जिसका मुखिया अपनी पत्नी को छोड़ देता है उस पर कैसे भरोसा करें। ऐसे ऐसे लोगों को जो नरेंद्र मोदी की ऐसे आलोचक रही है, उनको पार्टी में लेकर अगर बीजेपी आ रही है दिल्ली में, उसका क्या मतलब निकाला जाएगा? क्या यह घबराहट नहीं है आम आदमी पार्टी को लेकर? देखिए ये लॉस ऑफ क्रेडिबल फेसेस, ये जो बीजेपी का दिल्ली में हाल है, इसको परिलक्षित करता है कि हमारे पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं, कोई ऐसा क्रेडिबल चेहरा नहीं है जिसको हम आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हर्षवर्धन का चेहरा एक ऐसा चेहरा था जो बड़ा सौम्य, जो बहुत पोलाइट, जो बहुत सॉफ्ट आदमी थे, जिनका एक जनाधार भी है और जिनके नाम पे बहुत लोगों को आपत्ति नहीं थी। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि ये आगे रहेंगे, तो वो आगे थे। लेकिन अब वो चूंकि केंद्र की राजनीति कर रहे हैं और हाल फिलहाल के दिनों में उनका कद पता नहीं अचानक बहुत घटा है, उनको एक मंत्रालय से एक छोटे मंत्रालय में भेज दिया गया और यहां भी उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही है। और केजरीवाल से लड़ने के लिए शायद ये पाया गया कि केजरीवाल से लड़ने के लिए एक कोई बड़ा चेहरा चाहिए, एक कोई ऐसा चेहरा चाहिए जिसको, जो उसकी कोर्ट में घुसकर उसका मुकाबला कर सके। इसका एक मतलब ये है सुकेश, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का जो मौजूदा लीडरशिप इस वक्त दिल्ली में है, उसमें कोई उस कद का चेहरा नहीं है जिस कद के केजरीवाल हैं। ये तो फोरगॉन कंक्लूजन है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। ये बीजेपी के नेता मानेंगे इस बात को, और आज के दिन तो उनको मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से किरण बेदी आई हैं, जिस तरीके से किरण बेदी का स्वागत हुआ है, जिस तरीके से किरण बेदी भाषण दे रही हैं, वहां कहीं आसपास कोई टिकता नहीं है। और कुल मिलाकर ये एक माहौल बनाया गया है कि किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बड़ा नारा था, जो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ी उनकी थियरी हुआ करती थी कि हमारे पास तो केजरीवाल है, आपके पास कौन है? तो उन्होंने कहा हमारे पास किरण बेदी है, अब तय कर लीजिए। एक दूसरा तर्क भी है उसके पीछे कि आखिर ये चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल अगर हुआ और अगर केजरीवाल ने अच्छा प्रदर्शन किया तो कहीं ना कहीं मोदी का चेहरा जो है, मोदी का इकबाल जो है वो कमजोर होगा। तो क्या उसको रोकने के लिए किया गया है? तो एक क्लेवर पॉलिटिकल थिंकिंग है इसके पीछे, जिसके तहत उनको आगे किया गया है। विजेंद्र जी, ये सारी चीजें लगता है इस पर मंथन करके आप लोगों ने फैसला लिया है, जो बात यहां सुकेश कह रहे हैं। मैं तो इतना कह सकता हूं कि दिल्ली कैंट में जब अभी चुनाव हुए थे तो आपको ध्यान होगा कि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी सिद्ध हुई और मात्र 1 सीट पर विजय प्राप्त कर सकी। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की थी। नहीं विजयन जी, उसका मूड तो दिल्ली कैंट के चुनाव से पहले ही सामने आ चुका है। विजयन जी, अगर कैंटोनमेंट का चुनाव लगाकर बात करना चाहते हैं। विजय जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में टोक रहा हूँ। विजय जी 1 मिनट, विजयन जी 1 मिनट, कैंटोनमेंट एरिया के 70,000 मतदाताओं ने उसमें भाग लिया है। कोई छोटा सैंपल साइज नहीं है वो। विजयन जी, बनारस में कैंटोनमेंट का जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी सारी सीटें हार गई। आपकी परसेंटेज कैंटोनमेंट में डाउन हुई है। एक मिनट विजयन जी, अगर वो पैमाना है तो बनारस में भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए विजयन जी, पहले मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। अगर कैंटोनमेंट, हम विषयांतर हो रहे हैं लेकिन एक बात सुन तो लीजिए आप पहले। विजयन जी सुनिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वाराणसी में सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े हम, बीजेपी के कैंडिडेट थे, समर्थित उम्मीदवार तो थे ना। नाक को आप सामने से छुए, हाथ घुमाकर छुए, बात बराबर है। आपके समर्थन से चुनाव लड़े थे बनारस वाले भी।
ठीक है, भाजपा का सिंबल है। अब एक बड़ा सवाल ये विजेंद्र जी जो मैं आपसे पूछूंगा ब्रेक के बाद, नरेंद्र जी मैं आपके पास भी आऊंगा। अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के चेहरे किरण बेदी हैं, किरण बेदी बीजेपी का चेहरा है, तो क्या किरण बेदी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगी? आज किरण बेदी ने जिस तरीके से बीजेपी दफ्तर में भाषण दिया, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि वही बीजेपी की तरफ से सीएम पद की उम्मीदवार हैं। ऐसे में आशीष खेतान जी, सेगमेंट की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के नेता मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत देर से आपसे बात नहीं हो पाई थी। अगर किरण बेदी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ती हैं, क्या रणनीति फिर आप लोगों की होगी, क्या स्ट्रेटजी है? हमारी रणनीति तो बहुत सीधी सी रणनीति है और हमारे मुद्दे भी वही मुद्दे हैं कि आम आदमी पार्टी ये चुनाव 5-6 बड़े मुद्दों पे लड़ रही है और उन मुद्दों पर हम कैसे जनता के सामने समाधान और हल रखेंगे, वो जनता के सामने हम अपना एक निश्चित कार्यक्रम रख रहे हैं। बिजली के दाम आधे करेंगे, बिजली कंपनियों की लूट बंद करेंगे, घर घर पानी पहुंचाएंगे, स्वास्थ्य शिक्षा को ठीक करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को भारत का पहला भ्रष्टाचार मुक्त। देखिए, आपने भ्रष्टाचार की बात कही ना आशीष, मुझे याद आ गया लोकपाल। केजरीवाल कर सकता है जी आशीष, आपने भ्रष्टाचार की बात कही तो मुझे लोकपाल याद आ गया। लोकपाल से ही आप दोनों की लड़ाई शुरू हुई थी ना, अरविंद केजरीवाल साहब की भी और किरण बेदी भी से जुड़ी हुई थी। अब लोकपाल कहाँ है ये तो नहीं पता, दोनों सत्ता के संघर्ष में है। हमारी पार्टी के पास, हमारी पार्टी पिछली बार हमारे पास बहुमत नहीं थी, लोकतंत्र नंबरों का खेल है। हमारे पास 28 सीटें थी, दिल्ली में सरकार चलाने के लिए 36 सीटें चाहिए। इस बार हम पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, लोकपाल बिल भी पारित करेंगे, स्वराज बिल भी पारित करेंगे और दिल्ली की जनता के सामने हम ये कह रहे हैं कि चुनाव असली अरविंद केजरीवाल के बीच में है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की एक जो बी टीम बनाई जा रही है उसके बीच में है। अरविंद केजरीवाल असली अरविंद केजरीवाल एक है, नकली कुछ हो सकते हैं। अच्छा विजेंद्र गुप्ता जी, मुझे मौका नहीं मिला, अगर मुझे आप 30 सेकंड और ठीक है मौका नहीं मिला। आशीष को बोलने दीजिए, उनसे बात नहीं हो पाई ब्रेक के पहले। आशीष बोल लीजिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। एक मिनट विजेंद्र जी, मैं अपनी बात कर लूं और हम एक जनता सवाल पूछेगी कि किरण बेदी ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाया है या भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी की विचारधारा को अपनाया है? जवाब दीजिए। किरण बेदी की विचारधारा वही विचारधारा थी जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा थी कि भारतीय जनता पार्टी काले धन से चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारियों का पूरा कब्जा है, क्रोनी कैपिटलिस्ट अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी पैसों से चुनाव लड़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आशीष खेतान। विजेंद्र गुप्ता जी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से अपने आप को बाहर रखती है, महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने में विफल है। बोलिए विजेंद्र गुप्ता जी। ठीक है आशीष, आपके सवाल हो गए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, ठीक है आशीष खेतान, आपके सवाल हो गया, जवाब दीजिए। किरण बेदी ने अपनाई है, किरण बेदी की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है। विजेंद्र जी थोड़ा तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए, इतना मत घबराइए, धैर्य रखिए। एक तो मैं एक एक करके सारी बातों का जवाब देना चाहूंगा। पहला तो मैं ये बता दूं कि 13 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जिनको रिजेक्ट किया था, 13 लोगों को ये अभी तक अपनी पार्टी की तरफ से टिकट दे चुके हैं। पिछले चुनाव में दी या इस चुनाव में दी, 13 लोगों को, 70 में से 13 लोग इनके पास भारतीय जनता पार्टी के कैडर के वो लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ अकोमोडेट नहीं किया। वो लोग हैं पहला विषय, जिनको भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई। दूसरी बात मैं ये स्पष्ट कर दूं, सुनिए अब आप आगे सुनिए। दूसरा हमारा ये कहना है कि वास्तविकता ये है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता सभी पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। अगर इनकी पार्टी के लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं तो आप उन्हें बुला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और विचारधारा में विश्वास प्रकट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है और जनता में विश्वास बढ़ रहा है। सर इतना जब विस्तार हो गया है तो आप एक चेहरा दिल्ली में नहीं ढूंढ पा रहे अरविंद केजरीवाल के सामने, किरण बेदी को लाना पड़ता है। सुकेश, इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? विजेंद्र गुप्ता चाहे दलील दे, एक दर्जन हाँ, एक दर्जन नेता है, सातों। मैंने देखा सर, दर्जनों नेता मंच पर बैठे हुए थे, वो मैंने देखा है। बस वो दर्जन भर नेता मंच पर बैठे हुए थे और किरण बेदी जी भाषण दे रही थी, वो सबने देखा है। हम अपनी बात दोहरा रहे हैं विजेंद्र जी, ये सबको मालूम है आपके पास दर्जनों नेता हैं। उन सारे दर्जनों नेताओं को कहा गया था, विजेंद्र जी सुन लीजिए, उन सारे नेताओं, हम सबने मिलकर तय किया। विजेंद्र जी, उन सारे नेताओं को कहा गया था कल कि सब लोग रहिए, सबको उस वहां पहुंचना था। जो नहीं आ पाए उनको एक शायद एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ा कि वो क्यों नहीं आ पाए। तो जितने आपके बड़े नेता थे उन सबको कहा गया कि किरण बेदी जब ज्वाइन करेंगी तो आप सबको वहां खड़े रहना है और आपको ये बताना है कि हम
आपको नेता के तौर पे स्वीकार करते हैं। ये बात आप कैमरे पे नहीं मानेंगे, लेकिन कल से लेकर आज तक ग्रेजुएट हो गई ये चीजें। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। कल उन्होंने ज्वाइन किया, आज उन्होंने जो भाषण किया, जहां आप खुद मौजूद थे, वहां उन्होंने बिल्कुल सीएम की तरह भाषण दिया। और अभी भी आप कह रहे हैं कि आपके पास बहुत नेता है, नेतृत्व की क्षमता है। उसकी दिक्कत थी तभी तो आई है किरण बेदी, मान लीजिए। जी नरेंद्र नाथ कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से, विजेंदर जी उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। कोई नेता मुख्यमंत्री ना बनता, किरण बेदी को क्यों लाया जा रहा है यहाँ पे? सवाल मुझसे किए जा रहे हैं और जवाब नरेंद्र नाथ देंगे। ये नहीं, आप ही दीजिए विजेंदर जी, जवाब दे दीजिए। खड़े किए गए। हाँ बोलिए। तो फिर अरे भाई जवाब पहले मैं सुकेश जी की बात को जवाब देना, मुझे भी मौका दो ना बोलने का। उन्होंने कहा ये देखिए ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारे यहाँ कोई आदेश जारी नहीं होते, यहाँ इस पार्टी में कुछ चीजें, कोई चीज थोपी नहीं जाती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सब नेताओं के पास रिसेप्शन पर जो हमारा एक स्टाफ बैठता है वो सूचना देता है कि आज 4:30 बजे ये कार्यक्रम है और आपको वहां पर आना है। इससे आगे कुछ नहीं है, सूचना आती है, SMS आता है। इसके अलावा ना किसी नेता का फोन आता है किसी नेता के पास। सूचना में वो बात आ गई होगी जो सुकेश कह रहे हैं। किया जाता है। चलिए कम से कम आपने ये मान लिया, ये सूचना दी गई थी कि आपको वहां पहुंचना है। अपने आप उपस्थित होते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि आपने जो ये कहा, ये हमारा सबका सामूहिक निर्णय है। पार्टी हमने उनको, वो पार्टी में आई, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। तो इसमें जो निर्णय, लेकिन किरण बेदी जी के भाषण से ये कहीं नहीं लगता है कि कोई सामूहिक निर्णय है। उन्होंने जिस तरह से बातें रखी, ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी जी से बात करके वो आ गई हैं बस, और वो आप लोगों को बता रही हैं, इन्फॉर्म कर रही हैं, ऐसा लग रहा था। नरेंद्र नाथ जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। नरेंद्र जी, आता हूं विजेंद्र जी आपके पास। नरेंद्र जी को सुनिए पहले। अखिलेश जी, हाँ नरेंद्र नाथ जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो थी, आम आदमी पार्टी 49 दिन में दिल्ली को लोगों को धोखा देकर चली गई। इन्होंने कहा था हम 50% बिजली के दाम कम करेंगे, नहीं करे। बीजेपी ने कहा था हम 30% करेंगे, नहीं करे। क्योंकि जब 49 दिन में केजरीवाल चले गए, उसके बाद बीजेपी को करना चाहिए था, बल्कि इन्होंने करने के बजाय दाम बढ़ा दिए। हमारे समय 2013 के अंदर बिजली का जो दर था वो ₹2.80 यूनिट था। अच्छा। और आज उठाकर देख लीजिए ₹4 यूनिट है। तो हार क्यों गए सर? ये है, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इतना बढ़िया काम आपने किया तो जनता नाराज क्यों हो गई? मिनिस्टर है, वो भी, मेरी बात सुने, जनता नाराज इसलिए, देखिए मैं तो कुछ इनकम्बेंसी भी होती है, और जहां तक मेरा सवाल है, जो सब्सिडी हम दे रहे थे वही सब्सिडियां मिल रही है, कोई नई बात नहीं की इन्होंने। और मैं ये कहना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी, वो भी मोदी जी की बड़ी आलोचक थी, उनको आज कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। और अभी आपकी बात कह रहा हूं मैं, आपने कहा किरण बेदी बड़ी आलोचक थी, तो अब उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है ऐसा क्यों जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सके। और यही कारण है, विजेंद्र जी बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास 12-13 नेता है। अगर 12-13 नेता है तो हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता? क्यों बाहर से मुख्यमंत्री थोप रहे हो? विजेंद्र जी, कांग्रेस को देखिए बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया आपके इस कदम से। मुझे लगता है कि इनको अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री क्यों ला रहे हैं? अपना काम करना चाहिए, अपना एजेंडा लोगों के सामने। ये दूसरी पार्टी के निर्णयों पर, ये दूसरी पार्टी के कार्यक्रमों पर पास कोई नेता नहीं है, कर रहे हैं लोग। उससे हमारे पास नेता है, नहीं है। अजय माकन हमारा नेता है, आप हमारा नेता है, आप अपनी नौजवान नेता हमारे सामने आए। आप और मैं कहता हूँ चुनाव में चुनाव में हम अपनी टीम के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी किरण बेदी पे बात हो गई, 1 मिनट, अब आगे बढ़ते हैं सर, हो गया बहुत, इस पर बात हो गई। सुकेश, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। साजिया इल्मी को जो पार्टी में ज्वाइन करवाया बीजेपी ने, आज जो साजिया इल्मी भी अब बीजेपी की सदस्य हो गई, उसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? आपको क्या लगता है, क्या अल्पसंख्यक वोट बैंक को टारगेट कर रही है बीजेपी साजिया के बहाने? नहीं, उससे ज्यादा एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री है। अच्छा। कि वो लोग जो बहुत कटु आलोचक थे, वो आज नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं। वो शुरू करेंगे कि जिस आदमी ने 2002 के मुद्दे पे छोड़ दिया था एनडीए का साथ, वो मोदी जी के साथ आ गया, उनकी कैबिनेट में मंत्री है। जो कटु आलोचक कभी किरण बेदी हुआ करती थी, आज वो उनके गुनगा रही हैं। वो साजिया इल्मी जो कहा करती थी कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है, हाँ, वो उनके पास आना चाहती हैं, उस पार्टी से जुड़ना चाहती हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल एज देता है आपको। और ये आम आदमी पार्टी का जो एक
एक उन्होंने अपने आसपास जो एक बनाया है कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े कमिटेड हैं, जो बहुत ही जो हमारी जो पार्टी है वो कार्डर बेस्ड पार्टी है। हमारे पास अरविंद जैसा चेहरा है, हमारे पास जो लोग थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, जो बाहर चले गए वो आज कहीं के नहीं रहे। शायद वो साजिया की तरफ इशारा कर रहे होंगे कि अभी वो कहीं नहीं थी। तो वो उन ऐसे लोगों को अपने यहाँ तरजीह देके बीजेपी एक तीर से कहते हैं ना कई शिकार, वो करना चाहती है। किरण बेदी उनकी प्रमुख जो ये है वो बन गई कि अब वो ही कमान संभालेगी और साजिया जो है वो पीछे से जो है वो एक इस तरीके की विक्ट्री लेकिन ऐसे में बनाएंगी। जी सही कह रहे हैं आप। लेकिन विजेंद्र जी ऐसे में तो अब लग रहा है कि दिल्ली की लड़ाई जो अन्ना के पुराने चेले थे उन्हीं के बीच अब हो रही है। फिर अब इसमें आप लोग हैं कहां पे? मुझे तो ये समझ में नहीं आता लोगों ने तो किया था, लोग आम आदमी पार्टी के बीजेपी के लोगों ने किया था आंदोलन उस समय, और भारतीय जनता पार्टी के में आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। ये तो उस पार्टी को सोचना है जिस पार्टी को लोग छोड़ करके जा रहे हैं, और वो प्रमुख लोग जिनके साथ यानी कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीके से लोग असंतुष्ट हैं, उनके नेतृत्व से असंतुष्ट हैं, और उनका एकाधिकार जो है उस पार्टी को दिन प्रतिदिन बोना और छोटा करता जा रहा है, और आज वो एक पार्टी की शेप में नहीं है। ये एक कड़वा सच है जो समझना पड़ेगा बाकी लोगों को। जी वो सिर्फ एक व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा के इर्द गिर्द वो पार्टी है, जिसका नाम जरूर पार्टी है, लेकिन पार्टी जैसी चीज वहां पर कुछ बाकी बची नहीं है। आशीष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं चाहूंगा विजेंद्र गुप्ता ने जो बातें कही है उसका आप जवाब दीजिए। देखिए उसका जवाब देना नहीं चाहिए क्योंकि ये सच है। प्रत्यारोप इनका कोई अर्थ नहीं है। मैं भी कहूं कि भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से नीचे तक सिर्फ एक व्यक्ति का राज चलता है। मैं भी कहूं कि आडवाणी जी जो एक समय भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता होते थे, उनको रिटायर्ड ओल्ड एज होम में भेज दिया। कहां है मुरली मनोहर जोशी, आज कहां है आडवाणी? सिर्फ एक छोटी सी क्लीक आज भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल कर रही है, उस क्लीक के मास्टर है अमित शाह। आप सोच सकते हैं वो अमित शाह जिनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप, गबन के आरोप, फेक एनकाउंटर्स के आरोप, ये अलग बात है कि आप सीबीआई का इस्तेमाल करके अपना आपराधिक इतिहास उसको व्हाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है। इससे जनता को मतलब नहीं है। जनता को आज मतलब ये है कि कौन अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो हम ये बात कहते रहते ये तो इन्होंने मान लिया कि इनकी पार्टी की स्थिति खराब है, क्योंकि इन्होंने उस पर जवाब नहीं दिया। इन्होंने निगम पार्टी के लोग इनकी पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। कॉर्पोरेशन का साल का बजट खुद 10 से 15,000 करोड़ लड़े हुए 10 से ज्यादा उम्मीदवार पार्टी छोड़कर चले गए। कहती है कि आधा चुनाव में उतारा। 5 से 7,000 मुझे लगता है कि जब ये उस पर जवाब नहीं दे रहे तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई किस तरीके से करप्ट थी, कैसे वो असफल थी दिल्ली की जनता को कोई भी एजेंडा देने के लिए। आज किरण बेदी जी कह रही हैं कि मिशन मोड में है। हम यही तो कह रहे थे कि आज इकाई ने तीनों नगर निगम जीती थी। आप तमाम मुद्दों की बात तो कर रहे हैं, आप तमाम मुद्दों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि वाकई दिल्ली के चुनाव में इस बार मुद्दे हैं? एक मिनट आशीष, नरेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा और आता हूं आपके पास विजेंद्र जी, लेकिन सुकेश रंजन से मेरा सवाल है। सुकेश, आपको लगता है कि वाकई मुद्दों की कोई अहमियत है इस बार चुनाव में, या चेहरों की लड़ाई बनकर रह गई है दिल्ली में इस बार विधानसभा करा पाते हैं? सुकेश, मुझे लगता है कि आशीष और आशीष की पार्टी जो है अब वो मुद्दों पे ज्यादा आएंगे, क्योंकि उनके पास जो सबसे बड़ा चेहरे पे उनको जवाब मिल गया है। तो अब आप देखें तो एक नया ट्रेंड कल से आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी अब चेहरे की बात नहीं कर रही है कि बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है, वो बात कर रहे हैं मुद्दे की। वो पहले भी करते थे, लेकिन अब प्रमुखता से वो मुद्दे की बात करेंगे। लेकिन क्या बीजेपी इस लड़ाई के बीच मुद्दे को भुनाएगी? नरेंद्र मोदी का पोस्टर जो उसने आगे किया है उसको लेकर चलेगी? वो अपने घर के झगड़े को देखेगी? वो अरविंद केजरीवाल के बनाम किरण बेदी को आगे बढ़ाएगी? उनके पास अब कई फ्रंट पे चीजें हैं जिनको देखना पड़ेगा। एक साइकोलॉजिकल एज उनको मिला है, एक जवाब देने के स्थिति में वो है कि आज की डेट में किरण बेदी उनके साथ है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस वर्ग को वो सम्मोहित करती है। थोड़ा सा आपसे नाइत्तेफाकी रखता हूं इस पर, क्योंकि किरण बेदी के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सवाल और बड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल घटे नहीं है। पहला सवाल, जब आम आदमी पार्टी ने खुलासा किया कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बिजली कंपनियों के ठेकेदार हैं, मीटर लगाते थे, वो मीटर जिससे पूरी दिल्ली की जनता त्रस्त थी, वो मीटर जिसपे खराब रीडिंग आती थी, बढ़े हुए बिल आते थे, जब इतना बड़ा पर्दाफाश हो गया तो भारतीय जनता पार्टी
एक चेहरा ले आई। क्या मैं बार-बार कह रहा हूं विजेंद्र गुप्ता जी, बड़ा सवाल है, क्या ये बड़ी वजह थी जो आरोप लगाए गए आपके प्रदेश पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, इस वजह से आपने चेहरा फौरन बदला? तो पहले किरण बेदी और अब साजिया इल्मी ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी से यह सवाल है, आशीष खेतान आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप लोगों के लिए कोई चिंता की बात नहीं है? क्योंकि जब पुराने दोस्त जो होते हैं वो दुश्मन बनते हैं तो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। साजिया इल्मी ने तो आज कहा भी है कि अराजकता से दूर रहे दिल्ली, और यहां तक कह रही है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल का पर्दाफाश करेंगी। देखिए, चुनाव के पहले कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में जो गए हैं, हम उनको ये कहते हैं कि वी विश यू गुड लक। आप राजनीति में आई हैं, चाहे साजिया इल्मी में छोड़ के गई हैं, किरण बेदी जी राजनीति में आई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमने खुद कहा था कि किरण बेदी जी को राजनीति में होना चाहिए, लेकिन जब संघर्ष की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही थी, नया संगठन बना रही थी, मुद्दों की राजनीति कर रही थी, जनता के लिए लड़ाई लड़ रही थी सड़कों पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, क्रोनी कैपिटलिस्ट के खिलाफ, हमने कहा था तब राजनीति में आइए, क्योंकि राजनीति में आने के अलावा अब कोई चारा नहीं है, कोई और सोल्यूशन नहीं है। लेकिन तब वो राजनीति में नहीं आई, आज राजनीति में आई है जब चुनाव सर पे खड़ा हुआ है, लेकिन अच्छी बात है वो आई है। लेकिन वो सारी बातें आज देखिए, किरण बेदी राजनीति में तो तभी नहीं आई जब डॉक्टर अमित शाह बुला रहे थे, जो 3 C's थे। हाँ, विजेंद्र गुप्ता जी, राजनीति में किरण बेदी तब भी नहीं आई जब आम आदमी पार्टी उन्हें कन्विंस करती रही, जब हर्षवर्धन उनको बुलाते रहे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी साहब से बात हो गई, उनसे प्रभावित होकर आ गई आखिर। 3 C's। हाँ विजेंद्र जी, नहीं आप ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं यही जनता यही समझे जो बात कि ऐसी कौन सी बता रही थी जिनसे प्रभावित फरवरी 2014 की है, उन्होंने लगभग 1 साल पहले किया है। एक बात, क्या आप किरण बेदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बिजली की दाम 30% कम करने की बात कहेगी? क्या किरण बेदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अभी कहेगी कि घर घर पानी पहुंचाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे? ये तो खुद क्या कह रही है, आप मुझे सकते हैं आज ये बात, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, कह सकते हैं क्या एक ईमानदार सरकार दे सकते? भारतीय जनता पार्टी क्या दिल्ली को एक ईमानदार सरकार दे सकती है? केजरीवाल एक मदारी है, गुप्ता जवाब दे रहे हैं, इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, सुन लीजिए, कैसे उसका जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए एक के बाद एक। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये डिस्कशन हो रहा था, जिसका मुझे जवाब देने नहीं दिया गया, ब्रेक हो गया और ब्रेक के बाद भी नहीं देने दिया गया। सवाल खड़े किए गए कि हमारे अध्यक्ष के ब्रेक के बाद मुझे भी बोलना है, खिलाफ उन्होंने ये बिजली का मामला उठाया वगैरह। मैं इतना कह सकता हूँ, केजरीवाल मदारी है और विजेंद्र जी को बोलने दीजिए, उनकी बात भी आनी चाहिए। सुनना नहीं चाहते। केजरीवाल एक मदारी है और मजमा लगाना उनका शौक है। ये पहली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनर्गल आरोप नहीं लगाए, अच्छी भाषा पहले भी वो ये करते रहे, और जब उनका ये सब मामला पहले भी नहीं चला, हम कह रहे हैं कि महंगाई खत्म करेंगे, ये कह रहे हैं नेताओं के खिलाफ तमाम नेता भ्रष्टाचारी है, शहर बनाने की कह रहे हैं, इसी तरह केजरीवाल बिल की बात करते। लेकिन अभी आप बताइए, केजरीवाल पे हमला करने से मुझे लगता है होगा क्या? सेकंड में आप कुछ कमेंट करना चाहें, कंक्लूडिंग रिमार्क कुछ देना चाहें तो दिल्ली की राजनीति किस ओर बढ़ती दिख रही है? दिल्ली की राजनीति मुझे जो दिख रही है कि विजयन जी जो है, अब विजयन जी की पार्टी किरण बेदी को बिग टाइम प्रोजेक्ट करने वाली है। मुझे ये जानकारी है कि जो नरेंद्र मोदी की रैलियां हैं उसमें उनको प्रमुखता के साथ दिखाया जाएगा, और आम आदमी पार्टी अब स्ट्रिक्टली मुद्दों पर रहेगी, क्योंकि सीधे सीधे वो हेड ऑन किरण बेदी को नहीं ले सकती है। वो मुद्दों की बात करेगी और वो अपने बड़े नेता के साथ किरण बेदी को प्रोजेक्ट करने के दिशा में आगे। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या किरण बेदी से वाकई बीजेपी को फायदा होता है, या बीजेपी में असंतोष के जो स्वर हैं वो ज्यादा सुनाई पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने